अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक नंबर 2 क्या है एक बार दिखाते हैं आपको। चलो, टॉपिक नंबर हमारा 2 है एआई इन बैंकिंग। तो एआई बैंकिंग में कैसे यूज हो सकता है, सीबीएस कैसे एआई को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, कैसे वो सीबीएस एआई का एक बेस लेयर है, उसके बारे में समझते हैं। चलो, तो वी हैव दिस पेज एज वेल, और हमारा जो ये पीपीटी है ये भी, तो थोड़ा थियोरेटिकल भी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, और समझाने वाला मैं तो हूँ। चलो, तो अब हम बात करते हैं एआई इन बैंकिंग की, कि एआई कैसे बैंकिंग में हेल्प करता है। अब मुझे एक बेसिस बताओ, एआई कब इनकॉर्पोरेट हो सकता है किसी भी सिस्टम में? जब वो सिस्टम डेटा जनरेट कर रही हो, उस केस में आपका एआई काम की चीज है। अगर वो डेटा ही जनरेट नहीं कर रही, तो एआई की चीज है ही नहीं। समझ रहे हो? पर्टिकुलर प्रिडिक्शन के लिए हमें डेटा चाहिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम में डेटा है क्या? मेरा क्वेश्चन है आपसे, फाइनेंशियल सिस्टम में डेटा है क्या? आप बोलोगे पागल हो क्या, क्योंकि इधर तो सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है। इधर तो मिनट मिनट में डेटा मिल रहा है, मिनट मिनट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक सेकंड में 20-20 हजार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके इधर। आपके पास डेटा कैसे नहीं है? डेटा तो डेटा डेटा है आपके पास। तो अगर ये चीज है तो इधर तो एआई आना है। तो जब इधर एआई आना है, तो कैसे आएगा समझते हैं उसके बारे में। देखो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो है ना, इसने एनेबल किया है डेटा के अंडरस्टैंडिंग में, डेटा के कलेक्शन में। तो होता क्या है कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस आपके पास होते हैं, आपको करना क्या है, बेसिकली ये सारे डेटा को कलेक्ट करना है, अच्छे से कलेक्ट करके इसका अच्छे से प्री प्रोसेसिंग करना है, और फिर करो, फिर मॉडल ट्रेन हो गया आपका काम। तो इनका कलेक्शन कैसे करोगे? कलेक्शन करने में आपके पास बहुत सारे पाइपलाइंस आप बना सकते हो। जैसे आपके पास डेटा के एंट्रीज कहाँ से आ सकती है? एक तो आपके पास के क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन हो गए, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गए, उसके स्पेंडिंग नेचर हो गया, फिर उसकी जनरल आईएमपीएस आरटीजीएस ट्रांजैक्शन हो गए, उसकी एफडीज हो गई, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो भी हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, इन सारे डिफरेंट चैनल्स को बस आपको पाइपलाइन करना है टुवर्ड्स योर एआई चैनल। तो ये जब आप कर सकते हो, तो आपके पास डेटा है। अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास पहले प्री प्रोसेसिंग है, उसको प्रोसेस करो, जैसे आपको जो है उसको बनाओ और ट्रेन कर दो। तो एआई जो है वो बैंकिंग में अभी बहुत ही की रोल कर रहा है, जितना अभी के सिस्टम में आपको दिख सकता है। तो एआई अभी तो सभी तरफ आ रहा है, बैंकिंग तो उसमें से एक चीज हो गई। तो थोड़ा सा रीड करते हैं इसको। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा, राइट, which serves as a strong foundation for incorporating AI and data analytics। ये जो डेटा आते हैं ना आपके पास, जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखते हैं कि वो कैसे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कैसे स्पेंडिंग कर रहा है। थोड़ी सी मधुर मराठी येईल माझी, कारण मी मराठी, सो थोड़ी सी मराठी लीक होना चाहिए। हाँ, सो जैसे आप किसी कस्टमर के ट्रांजैक्शंस देखते हो कि ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ये भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसके ट्रांजैक्शंस में यू कैन ऑब्जर्व कि स्पेंडिंग बिहेवियर कैसा है, और उसके स्पेंडिंग बिहेवियर के बेसिस पे आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिख रहा है कि वो ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको म्यूचुअल फंड्स के ऐड दिखाओ अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर मान लो वो गोल्ड के बारे में, गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको गोल्ड के प्रोडक्ट्स दिखाओ कि भाई तू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। पहले वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन हाँ, ऐसी चीजें होती हैं। अगर गोल्ड कर रहा है तो आप दिखा सकते हो कि आप गोल्ड, लाइक ई गोल्ड खरीदी कर सकते हो। ई गोल्ड नहीं होता, आई गेस डिजिटल गोल्ड आप बाय कर सकते हो, ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बेसिकली मार्केटिंग में ही हेल्प करता है। तो जो मार्केटिंग सेल्स है उसमें आपको एआई का यूज हो सकता है। कैसे करोगे? उसके स्पेंडिंग हैबिट्स को चेक करोगे, एक और ये चीज हो गई। फिर कस्टमर ट्रेनिंग के लिए एआई का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल है, किसी कस्टमर का लोन है, फॉर एग्जाम्पल, और लोन में अगर आपको दिख रहा है कि वो उसके जो स्पेंडिंग लिमिट्स हैं वो थोड़े से अजीब हो रहे हैं, तो यू कैन से आप उसकी डिलिंक्वेंसी को हैंडल कर सकते हो पहले। मतलब अगर वो डिफॉल्ट करने वाला होगा आगे, तो उसको एनालाइज आप कर सकते हो विद एआई, वो डिफॉल्ट कर सकता है, तो उसको पहले टारगेट कर सकते हो, एआई उधर भी आपका काम करेगा। तो द थिंग इज दैट कि एआई का इधर बहुत ज्यादा स्कोप है, इधर डेटा बहुत है। और इस सिस्टम में अगर एआई घुसता है ना, जो कि घुस चुका है, ये आपके प्रोडक्ट के सेलिंग में और बिजनेस के वे में और उसके मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा, राइट।
और बेसिक सिस्टम में तो है ही, मतलब आपको फ्रॉड डिटेक्शन करना है, जो कि बहुत हो रहा है। जैसे अगर आपको एक मैं स्टार्ट बताऊं, अगर मुझे ठीक से याद है, 2021 में भारत में यूपीआई के जो फ्रॉड हुए थे उनकी टोटल वैल्यू थी 500 करोड़, जो अब जाके ओवर 20,000 करोड़ हो गई है 2026 में, 2025 में। 4 साल में इफ यू लुक एट दिस ना, ऑलमोस्ट 10 गुना, नॉट 10 गुना एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 4-5, नॉट 4-5 गुना भी, 500 करोड़ के थे, राइट? 10 गुना इज 5,000 करोड़, 40 टाइम्स आपके फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, राइट? तो ये दिखा रहा है कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई की कितनी जरूरत है इधर। ये जो फ्रॉड्स यूपीआई में होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूपीआई में तो बस पिन डाल दिया हो गया। इसलिए अभी एक और चीज आ रही है कि आरबीआई एक प्रपोजल पे काम कर रहा है, जो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन अनदर पॉलिसी की जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांजैक्शंस 10,000 के ऊपर होंगे, उनको 1 घंटे का बफर दे रहे हैं वो लोग। मतलब ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा, आपका पैसा तो कट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैसा भेज रहा हूँ किसी और को, तो अगर मैं 10,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो उस ट्रांजैक्शन में मैं जब पैसा भेजूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसा कट होगा, बट उसके अकाउंट में क्रेडिट 1 घंटे बाद होगा। तो उस 1 घंटे में आपके पास रिवर्ट करने का ऑप्शन होगा उस पैसे को। अगर आपको लगता है कि वो कुछ फ्रॉड टाइप ऑफ चीज है, तो आप पैसे को रिवर्ट कर सकते हो। तो ये इस सिस्टम पे आरबीआई काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको पता है फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं अभी। तो फ्रॉड्स को टैकल करने के लिए आपके पास एआई सिस्टम भी है, लेकिन फ्रॉड्स तो है ही, तो वो काम तो कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एआई आपको इधर भी हेल्प कर सकता है। तो या थोड़ा इसको रीड भी करते हैं। एआई सिस्टम्स आर लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ सीबीएस। मैंने बोला सीबीएस इज द बेस, क्योंकि ये डेटा जनरेट करके देता है और इसके ऊपर आप एआई के मॉडल्स बना सकते हो अलग अलग, टू बेसिकली सिक्योर योर सिस्टम और enhance योर सिस्टम। So you can do this. Systems are laid on top of CBS using APIs, data pipelines to analyze transactions, customers' behaviors, and operational data. Basically, it is an extension of conventional services of CBS. बेसिकली आपको जो CBS पहले था उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, एक AI के सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हो। CBS modernizes banking operations by enabling centralized and real-time services. When integrated with AI, CBS transforms banks into intelligent, data-driven institutions capable of delivering personalized services, improving experience. तो देखो, जो बैंक्स है हमारे, वो जनरल डेटा जो हमारे इतना प्रोड्यूस हो रहा है, उसका बेसिकली कैन से इतना डेटा आपका प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो ये सारा डेटा कभी ना कभी तो वेस्ट लगने लगेगा आपको, लेकिन आप इसका यूज कर रहे हो, राइट? और उससे कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जो आपके वापस डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो इट इज समथिंग जो आपके पास एक लूप बन जाता है। तो ये सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है, इस सिस्टम को बहुत ज्यादा परफॉर्म बनाता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, और ये बैंकिंग के पूरे सेक्टर को रिवॉल्यूशनलाइज कर सकता है, किया ही ऑलरेडी कर ही रहा है। दैट इज अनदर थिंग। तो ये आपका ये एआई कैसे इंटीग्रेट हो सकता है इन बैंकिंग सिस्टम्स हो, ये आप समझ सकते हो। अनदर थिंग इज, अब इसके आप एप्लीकेशंस देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे हमने बोल ही दिए हैं ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस, फिर भी एक बार देखते हैं। पहला एप्लीकेशन आपका है फ्रॉड डिटेक्शन, या तो जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोकेशन, जो रैंडम लोकेशन चेंजेस होते हैं, उधर आपका एआई हेल्प कर सकता है। जो एनोमली डिटेक्शन होता है उसमें आपका एआई हेल्प कर सकता है। फिर आपकी जो क्रेडिट स्कोरिंग, रिस्क असेसमेंट है, उसमें कर सकते हैं। जो क्रेडिट स्कोर बनते हैं वो आप एआई से बना सकते हो, लाइक दैट इज मोर इजी। क्योंकि क्रेडिट स्कोर बनता कैसे, पहले समझो। होता क्या है कि जब आपके ट्रांजैक्शंस ऑन होते हैं ना, उस ट्रांजैक्शंस के लॉग्स को मेंटेन किया जाता है कि आप कैसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो जब आपके इंश्योरेंस पेमेंट्स होते हैं, आपके लोन के पेमेंट्स होते हैं, आपके एफडी के पेमेंट्स होते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स के पेमेंट्स होते हैं, तो सारे जो पेमेंट जहाँ पर डेडलाइन है, उन पेमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। और जैसे सिविल जैसे एजेंसीज है, उन पेमेंट्स को ऑब्जर्व करती हैं और आपका एक स्कोर मेंटेन करती हैं कि आप कितने टाइम पे पेमेंट्स कर रहे हो, कितने यू कैन से पंक्चुअल हो अबाउट द पेमेंट्स। तो वो पंक्चुअलिटी का मेजर ही आपका सिविल स्कोर है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मतलब आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो। तो वो बनता कैसे सिविल स्कोर, वो आपके इन्हीं डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसे दो तरीके से कर सकते हो, तो आप मैनुअली ऑब्जर्व करो, विच इज पागलपन। तो एआई अगर आप यूज कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स ऑब्वियसली हैं। अगर एआई होगा तो आप उसको उधर के उधर ही एक्सेस कर सकते हो और उसको रियल टाइम अपडेट कर सकते हो, राइट? वंस यू हैव द मॉडल ना, तो फिर जो नया डेटा उसके ट्रांजैक्शंस का आएगा, उसके बेसिस पे उसे लाइक रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर सकते हो। आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिस्टम को ऑटोमेट कर सकता है, राइट?
अनदर थिंग इसकी पर्सनलाइज बैंकिंग। तो देखो एआई जो है ना, जैसे मैंने बोला मार्केटिंग वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म में आप जाके चीज़ों को सेल कर सकते हो। जैसे आपका अगर बैंकिंग का डेटा, आपका स्पेंडिंग का डेटा अगर हमने किसी फॉर एग्जांपल गूगल को दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, तो उसके आपके स्पेंडिंग के डेटा के हिसाब से ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, वी डोंट नो ऐसा होता है या नहीं होता, बट डेटा सेलिंग आई डोंट नो उसमें अलाउड है या नहीं। बैंकिंग ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव डेटा, लेकिन उसका कुछ पार्ट सेल कर सकते हैं जो कि बेसिकली आपके स्पेंडिंग हैबिट्स को अंडरस्टैंड के लिए कर किया जा सकता है। तो अगर वो हो रहा है, अगर इफ एट ऑल दिस इज पॉसिबल, को पता नहीं है एग्जैक्टली, अगर होता होगा तो कंपनीज क्या कर सकती हैं, ऐसे डेटा को सेल कर सकती हैं टू दी अदर कंपनीज जो मार्केटिंग एड्स चलाती है, और वो कंपनीज डेटा को एआई से एनालिसिस करके उन कंपनीज को रिपोर्ट दे सकती हैं कि आपके इधर के जो कस्टमर्स हैं ये वाले प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। तो कंपनीज फिर अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान खूब ज्यादा गोल्ड खरीदी करता है, तो इसमें गोल्ड के जो ज्वेलर्स है वो अपने ऐड चला सकते हैं उस बैंक के ऐप पे। तो इस तरह उस बिजनेस में आपको जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग है उसमें भी एआई हेल्प कर सकता है। दैट इज अनदर थिंग। उसके बाद है आपका चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट्स और प्रिडिक्टिव एनालिसिस। देखो चैटबॉट्स तो बहुत कॉमन हो गए हैं अभी, लाइक बहुत सारे एप्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अपने चैटबॉट्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। तो ये जो चैटबॉट्स वगैरह है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो एसबीआई का अपना एक चैटबॉट आता है एसआई करके, दैट इज दिस इज एसबीआई इंटेलिजेंस असिस्टेंस, जो आपके बेसिकली सारे क्वेरीज जो होते हैं तो वो आपके सॉल्व करता है, और वो बेसिकली सीबीएस डेटा यूज करता है आपका और आपको आंसर देता है। देन यू हैव ईवीए चैटबॉट जो एचडीएफसी बैंक का है। जैसे इफ यू हैव फॉर आईसीआईसीआई यू हैव आरपीए व्हिच इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो यू हैव डिफरेंट थिंग्स जो एआई एज वर्क कर रहा है आपके सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम में, और ये 24/7 ऑन है, तो इधर आपको ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं है। कभी भी उस कस्टमर को क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व हो सकता है, राइट। एंड देन यू हैव प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो ये कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बैंकिंग है हमारे कंपनीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके कस्टमर चर्निंग के आप देख सकते हो कि कस्टमर्स कितने रहेंगे, कौन सा कस्टमर कंपनी बैंक अकाउंट को छोड़ सकता है, बंद कर सकता है, उसके स्पेंडिंग हैबिट्स और उसके डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, बेसिकली ये बंदा छोड़ देगा बैंक। ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो उसके स्पेंडिंग के एनालिसिस पे, उसके ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। ये सारी चीजें जो है ना आपके डेटा से निकाल सकते हैं आप। तो आपका कस्टमर चर्निंग हो गया, फिर आप लोन डिफॉल्ट, मैंने बोला आपकी प्री डिलिंक्वेंसी, आप डिलिंक्वेंसी को पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये हो सकती है नहीं हो सकती है, और फिर कस्टमर के साथ बात कर सकते हो कि अगर आपके पेमेंट डिले होने वाले हैं तो लेट्स ट्राई एंड टॉक, फिर हम आपको फ्री पीरियड वगैरह दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो पोटेंशियल डिफॉल्ट को बचा सकती है। बढ़िया केस समझाता हूँ मैं, वेट करो। इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर के हैबिट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स से मुझे समझना है कि ये इस बार का जो पेमेंट है इसका, डेबिट का, सॉरी डेब्ट का, लोन का पेमेंट जो है, जो उसका ईएमआई है, ये मिस कर सकता है। तो अगर ये मुझे पहले ही समझ में आ गया, मिस करने के पहले उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स देख के, तो बैंक उसे बात कर सकती है, उससे बात कर सकती है, उसको बोल सकती है कि सर ये आपके साथ आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं और ऐसा लगता है कि इस बार अब आप ईएमआई के पेमेंट्स नहीं कर सकते, आपका ईएमआई डिफॉल्ट इस बार के लिए आपका वो ओवरड्यू हो सकता है। तो उस केस में अगर आपको कुछ इशू आ रहे हैं तो हम आपको फ्री पीरियड वगैरह दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि कस्टमर को भी पॉजिटिव लगेगा कि हाँ बैंक भी सोच रही है, और बैंक को के लिए अच्छा है कि उसका कस्टमर वो लूज नहीं कर रहा है। तो अगर उसको कुछ बोला ही नहीं गया तो वो क्या करेगा, एक दो मिस करेगा और फिर वो डिफॉल्ट कर देगा। तो ये जो है ना आपके डिफॉल्ट, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इंक्रीज करता है और बैंक के रिजल्ट्स में ये खराब दिखता है। तो कंपनीज के जो ऑपरेशन है, कंपनीज का जो बैलेंस शीट है, कंपनीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कंपनीज का ऑपरेशन है, बेसिकली उसमें ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, फिर वो कंपनी के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट करता है, उसका मार्केट कैप हिला देता है, उसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स खराब आते हैं और फिर सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये बहुत ही मैंने ज्यादा बोल दिया, बट ऑब्वियसली इतना एग्जैजरेटेड वे में नहीं होता। बट द थिंग इज दैट कि ये आपके कंपनी के बेसिस एनालिसिस में आपको हेल्प जरूर करता है, राइट। तो या दिस वाज होल अबाउट द एआई का सिस्टम। अब यू हैव बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, यू कैन एक्चुअली लुक एट दिस, यू कैन इसको आपको रीड करना है आप कर सकते हो। मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ इसे रीड करने, क्योंकि मैंने सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। बस इसमें एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें चैलेंज, इसमें एक बात समझो। थिंग इज दैट कि अगर आपके पास, एक मिनट, हाँ, थिंग इज दैट अगर आपके पास ये कोर बैंकिंग के सिस्टम्स है ना, थिंग इज दैट जब आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये वाले से मैंने बोला कस्टमर्स के डेटा को आप कहीं भी नहीं दे सकते। जब आप किसी के डेटा को दे रहे हो उसकी प्राइवेसी को आपको मेंटेन करना है। देयर इज वन एक्ट जो 2023 में आई गेस
आई गेस वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है अभी तक, डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आई गेस। तो ये जो एक्ट है ना, इसमें लिखा है कि आप किसी भी पर्सन के पर्सनल डिटेल्स को सेल नहीं कर सकते अननेसेसरी, उसका कंसेंट है। तो बैंकिंग के जो डेटा है ना वो इतने पर्सनल है कि अगर आप दोगे तो आपके अकाउंट के ऊपर वो डेंजर है, वो बैंक के ऊपर डेंजर है इट्स। तो वो तो नहीं हो सकता। तो जब आप एआई का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो आप डेटा दे रहे हो, उसमें आप किसी के इतने पर्सनल अकाउंट मत दे दो कि उसकी नौबत ही आ जाए, ऐसी नौबत ना आ जाए कि उसको कुछ अलग फिर उसके बैंक अकाउंट के साथ हो जाए, राइट। तो ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसके फायदे ही फायदे हैं, बट थोड़े जो इंटीग्रेशन में चीजें हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन में चीजें, जैसे आपका सिक्योरिटी हो गई, डेटा प्राइवेसी हो गई, इसको आपको मेंटेन जरूर करना है। ये एक चीज आपकी सीबीएस इंटीग्रेशन में हो गई। और इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, क्योंकि एआई इज नॉट अ सिंपल थिंग, इसके इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, और आपका जो वर्कफोर्स है वो भी स्किल्ड होना चाहिए। यस, सो यू कैन रीड दिस, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, वैसे भी पीडीएफ नीचे अवेलेबल है ही, तो आप उसको डाउनलोड कर ही सकते हो। ये एग्जांपल्स थे बेसिकली, अगर आपको चाहिए तो आप रीड कर सकते हो। इसमें बेसिकली 3 बैंक्स जो अपने एआई के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो उसमें लिखा है। तो जैसे ये अच्छी बात है, एचडीएफसी बैंक जो एमएसएमई की लेंडिंग है उसके लिए उनके ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस करती है फॉर देयर क्रेडिट। सो अगर आपको एमएसएमई का इशू क्या है पता है, एमएसएमई लाइक आपके जो घर के बाहर जो दुकान दिख रहा है ना आपको सारी, ये एमएसएमई है। एमएसएमई मतलब ऐसे बिजनेसेस जिनका रेवेन्यू 0 रुपीज से लेकर 250 करोड़ के बीच में है। तो जो बाहर आपको दिख रहा है ये सब एमएसएमई है। द इशू इज कि इन लोगों का जो ट्रांजैक्शन लॉग होता है ना, कभी कभी बहुत ही खराब होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन कैश वगैरह में होते हैं। तो ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन थोड़े से डिस्टॉर्टेड होते हैं, जितने भी हो रहे हैं वो भी ठीक से नहीं होते। तो उसको बैंक से करनी है। अब एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व करता है, उसके ऊपर से पैटर्न निकालता है, और फिर उनकी क्रेडिट स्कोरिंग करता है, और उसके बेसिस पे उनको लोन देता है। तो एक अच्छी बात हो गई आपके लिए। और क्योंकि अब यूपीआई हो गया तो सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही है, तो ये चीज अब ज्यादा वर्क करती है। तो ऐसे सारे चीजें जो अलग अलग बैंक इंटीग्रेट कर रहे हैं दिस सिस्टम, सो दैट टू मेक दिस होल सिस्टम प्रोफाउंड, और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसमें ये काम हो रहे हैं। दिस इज अनदर गुड थिंग। सो दिस इज आवर होल एआई वाला पार्ट। फिर भी हम लोग ये पार्ट जरूर देखेंगे। इस स्क्रीन को देखो, इसमें बेसिकली ये सब शॉर्ट में लिखा है, मैंने जो इतना अभी 3 बार एक्सप्लेन किया था। इसमें एक और चीज है जो है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ये एक्चुअली द थिंग इज दैट जो बैंक्स हैं हमारे, बैंक्स के जो डेस्क होते हैं, ट्रेजरी डेस्क या फिर प्रॉप डेस्क यू कैन से, बैंक्स के भी अपने कुछ सेक्शंस हैं जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट्स में, और उसमें दे यूज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, खुद से मेरे दिमाग से लगाऊंगा कुछ लॉजिक, चार्ट एनालिसिस करूंगा, सारे फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, और मैं अपने आप से डिसीजन लूंगा, मैं खुद ऑर्डर प्लेस करूंगा उधर। तो इशू क्या आता है कि उसमें इमोशंस वगैरह आते हैं। सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है कि मशीन आपके लिए ट्रेड लेता है, आपको बस उसमें लॉजिक फिट करना है कि भाई अगर स्टॉक इधर इस प्राइस पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, इस प्राइस पे सेल करूंगा, और उसको आपको फिट करके डाल देना है। तो वो क्या करेगा, एल्गो खुद से ऑब्जर्व करेगा प्राइस को, जब उसको लग रहा है बाय करने का चांस है वो बाय करेगा और फिर सेल करेगा। एज इट इज एल्गो, इट्स अ मशीन, तो उसके पास इमोशंस नहीं है। तो आपके ट्रेड्स में इमोशंस नहीं होते, जब स्टॉप लॉस लगने लग जाएगा, जब प्रॉफिट बुक करना कर लेगा, दैट्स ऑल। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है। तो बैंक्स में ये सिस्टम भी इंप्लीमेंट होते हैं। बहुत सारे बैंक्स के ऑलमोस्ट अपने खुद के ट्रेजरी डेस्क होते हैं, तो वो अपने आपसे वो प्रॉप डेस्क वगैरह होते हैं, तो वो ट्रेड करते हैं। दैट इज अनदर थिंग, वो बैंक्स तो उसमें भी वो एआई यूज कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, ये नई बात थी। तो या दिस इज ऑल द थिंग्स इसमें की जाने। इसमें ये नीचे लिखा है देखो, मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी क्या होती है कि जब आप एआई यूज कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि प्री डिलीवरी में कस्टमर को, अगर आप किसी कस्टमर को रेड मार्क कर रहे हो कि ये कस्टमर डिफॉल्ट कर सकता है, और अगर आप उस कस्टमर को कॉल किया और आपने उसको बोला कि आप है ना, आप अभी आपको हमको लग रहा है, अभी है ना हमको लग रहा है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हो, ऐसे किसी को भी मुंह उठा के बोल नहीं सकते आप। तो अगर उसने पूछ लिया कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे सिस्टम ने दिखाया है जनरेट करके। तो इसे आप ब्लैक बॉक्स मतलब क्या, जब आपके पास ऐसा कुछ एआई मॉडल आप बनाते हो जो डायरेक्टली आंसर देता है, बीच के प्रोसेस को नहीं दिखाता कि उसने कैसे निकाला आंसर, तो उसके लिए आप क्या कहते हो, आप एक्सप्लेनेबल एआई का यूज करते हो, एक्सएआई का यूज करते हो, जैसे वो शैप वगैरह मॉडल्स होते हैं उनका यूज करते हो। तो वो क्या करते हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग में, जो एआई ने डिसीजन लिया, जैसे उस बंदे को उसने रेड मार्क किया, क्यों मार्क किया है रेड, उसके पीछे का लॉजिक जो है वो दिखाता है पिक्टोरियल फॉर्म में,
या फिर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, किन किन चीज़ों को उसने पकड़ा। तो ये जो चीज़ें होती है, ऐसा क्यों कर रहा था मैं, हाँ, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी while you're implementing AI in your systems, राइट। और जैसे मैंने बोला था, डेटा प्राइवेसी अंडर इंडियाज डीपीडीपी एक्ट 2023, तो ये एक्ट एक बार पढ़ लेना, अच्छा एक्ट है। इट इज बेसिकली अबाउट द डिजिटल प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सो इसको भी देख लेना। एंड यू नीड टू वरी अबाउट द एल्गोरिथमिक बायस एज वेल। तो कभी कभी एल्गोरिथम आपका बायस भी हो जाता है। एल्गोरिथम वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वाला नहीं, अलग है। एल्गोरिथम मतलब किसी एक सेट ऑफ कस्टमर को आप हमेशा ही रेड मार्क कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो लोग का, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ ये एम्प्लॉय से, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इसको रेड मार्क जल्दी कर देना है, दिस इज बायस थिंग, ऐसा नहीं होता। उसका अगर अर्निंग अच्छे से चल रहा है तो यू डोंट नीड टू मार्क हिम रेड, राइट। तो कभी कभी एल्गोरिथम बायस करते हैं कि अगर एम्प्लॉयड सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसको वो जल्दी नहीं बोलेगा कि ये डिफॉल्ट नहीं कर सकता, तो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो कर सकता है। तो ये बायस हो गया, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और या जो भी आपका एआई ड्रिवन सिस्टम हो रहा है वो रेगुलेटरी ड्रिवन चाहिए। जैसे मैंने कहा कि किसी के डेटा को आप सेल कर रहे हो तो उसका कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। और अनदर थिंग इज कि उसके डेटा में जो चीजें दे रहे हो वो इतनी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए कि उसी के अकाउंट को कुछ हार्ट हो जाए, आपके बैंक में कोई हार्ट हो जाए। दैट इज अनदर थिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलेटरी थिंग्स। वो तो आरबीआई भी काम कर रहा है ऑन दिस होल सिस्टम, मेकिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर ऑल द बैंक्स व्हाइल दे आर इंप्लीमेंटिंग दिस एआई सिस्टम। क्योंकि आप प्रोग्रेस को तो नहीं रोक सकते, आपको उनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, बेसिकली उसमें आपको नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ऑल दोस थिंग्स करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा एआई का सिस्टम। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है दूसरा पार्ट। अब हम ना देखने वाले हैं तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट एक बार में, दैट इज एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड मोबाइल बैंकिंग इंडिया। तो ये जो हमारे पेमेंट मेथड्स हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। थैंक यू। यस, तो अब हम बात करने वाले हैं पेमेंट मेथड्स की। हमने पहले क्या देखा था, सीबीएस व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, उसके बाद में हमने देखा था एआई इन बैंकिंग। अब हम बात करने वाले हैं पेमेंट मेथड्स की। देखो, पेमेंट मेथड्स में द थिंग इज दैट हमारे पास पेमेंट मेथड्स में बहुत सारी चीजें समझने के लिए हैं। देयर आर वेरियस पेमेंट मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर अस। तो हमें हर एक पेमेंट मेथड के बारे में ठीक से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो एज यू कैन सी अभी स्क्रीन पे यू हैव 5 पेमेंट मेथड्स, दैट्स एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई। मोबाइल बैंकिंग इज नॉट अ पेमेंट मेथड, ये तो बेसिकली कनेक्शन ऑफ सर्विसेज है, बट स्टिल हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। And the main 4 methods are like NEFT, RTGS, IMPS and UPI, which is the revolutionary product that we have. तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनईएफटी की। चलिए हम उस पीडीएफ की तरफ जाते हैं। यस, वी आर एट दिस पीडीएफ नाउ। देखो, एनईएफटी क्या है? एनईएफटी इज बेसिकली नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब थोड़ा इसे अच्छे से समझते हैं, एनईएफटी कैसे वर्क करता है। ये शब्द लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। थोड़ा पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली उसके बारे में समझते हैं, इसके बाद एनईएफटी स्टार्ट करते हैं। देखो, होता क्या है, आपका जो पूरा बैंकिंग का सिस्टम है वो चलता है ट्रांजैक्शंस पे। अब जो ट्रांजैक्शन का पूरा सिस्टम है वो चलता है पेमेंट्स के ऊपर, राइट। जितने भी आपके पास पेमेंट्स के मेथड अवेलेबल हैं, अगर आपके पास अच्छे खासे मेथड्स हैं, आपका ट्रांजैक्शन का सिस्टम अच्छा होगा, राइट। इंडिया में पेमेंट के मेथड्स जो ऑथराइज मेथड्स हैं वो आपके एनईएफटी है, आपके पास आरटीजीएस है, आपके पास आईएमपीएस है, आपके पास यूपीआई है। तो इन सारे मेथड्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो, शुरुआत करते हैं एनईएफटी से। एनईएफटी में हमारे पास क्या है? देखो, एनईएफटी वी हैव नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द फुल फॉर्म। अब ये जो पेमेंट मेथड है ये आपका बैचेस में काम करता है। यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एग्जांपल से इसको समझाना है, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा समझाता हूँ पहले। एनईएफटी 24/7 वर्क करता है, पहली बात तो। अनदर थिंग इज कि एनईएफटी में आपके पास आपको बेनिफिशियरी के डिटेल्स पता होना चाहिए, मतलब उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, उसका आईएफएससी पता होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो बेनिफिशियरी के डिटेल्स भी इधर इंपॉर्टेंट है। देन अनदर थिंग इज कि एनईएफटी का जो प्रोसेसिंग है, पेमेंट का जो सेटलमेंट है, वो रियल टाइम नहीं है, वो बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम ही है बट वो बैच प्रोसेसिंग है। मतलब उसमें क्या होता है, पेमेंट्स आपके इंस्टेंटली क्रेडिट डिपॉजिट नहीं होते। मतलब पेमेंट जो आपके इंस्टेंटली वो विथड्रॉ एंड डिपॉजिट नहीं होते, मतलब आपके अकाउंट से डेबिट और उधर क्रेडिट वो एक साथ नहीं होता है, एट द लाइक जल्दी नहीं होता, वो उसमें टाइम लगता है। तो द थिंग इज दैट एनईएफटी इज समथिंग जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ट्रांजैक्शन के लिए।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे बैचेस में चलता है। दैट इज अनदर थिंग। सो ये इसके यही एक बेसिकली खासियत है कि ये बैच सिस्टम में वर्क करता है। बैच सिस्टम में कैसे कि फॉर एग्जांपल आधे घंटे का एक बैच है फॉर एग्जांपल, तो आधे घंटे का अगर एक बैच है तो आधे घंटे में जितने भी सारे ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट है वो आरबीआई कलेक्ट करता है और सारे रिक्वेस्ट को कलेक्ट करके उनको एक साथ आधे घंटे बाद प्रोसेस करता है। फिर आधे घंटे के लिए और कलेक्ट करेगा, फिर उसको आधे घंटे बाद प्रोसेस करेगा। तो ये जो हाफ आवरली सेटलमेंट है ना, इस तरह ये वर्क करता है। इसलिए आपके ट्रांजैक्शंस को कभी कभी कुछ मिनट भी लग सकते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस को कभी कभी 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर पूरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका ट्रांजैक्शन कौन से बैच में गया है। दैट इज अनदर थिंग। तो अगर आपको इसकी एग्जाम्पल से समझना, मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके फ्रेंड को 10,000 रुपए सेंड करने हैं, तो पहले आप क्या करोगे, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी लोगे। वो लेने के बाद आप क्या करोगे, उसके अकाउंट के बेनिफिशियरी के डिटेल्स डालोगे, फिर पेमेंट को कंफर्म कर दोगे। वंस यू कंफर्म द पेमेंट, आपका बैंक क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक एसबीआई है, तो क्या करेगा, मेरे डिटेल्स को कंफर्म करेगा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। तो पूरा कंफर्म करने के बाद इस रिक्वेस्ट को वो सेंड करेगा आरबीआई को। आरबीआई बेसिकली जिसके पास एनपी इसका एनईएफटी का सिस्टम है, तो आरबीआई के पास वो रिक्वेस्ट जाएगा। आरबीआई क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, देखेगा और उसको किसी एक बैच में डालेगा। वो इस किसी बैच में उसको अलॉट कर देगा, और ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे जो रिक्वेस्ट हैं उनको वो प्रोसेस करके एक बैच में स्टोर करेगा। और फिर आधे आधे घंटे के बाद, अभी एक बैच का टाइम मैंने आधा घंटा कंसिडर किया है, वो भी सकता है आधे घंटा है, तो उसके आधे आधे घंटे बाद वो सारे बैचेस को प्रोसेस करेगा। और जब वो प्रोसेस करेगा तब वो ट्रांजैक्शन सेटल होगा, और एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग आपका यूटीआर जनरेट होता है, दैट इज यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी। जो आपका यूटीआर है बेसिकली, वो उसी पीरियड में जनरेट होता है, राइट। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आपके एनईएफटी का। कैसे एनईएफटी वर्क करता है, एक बेसिक एग्जांपल हो गया। थोड़ा एनईएफटी के प्रॉपर्टीज देखते हैं, इधर क्या लिखे हैं। इट्स ए नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑब्वियसली जो वन टू वन पेमेंट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। एनईएफटी का एक्चुअल जो यूज है ना, वो सैलरी क्रेडिट के लिए किया जाता है। जो आपके मोस्टली अगर आप देखोगे, हमारे पेरेंट्स की जो सैलरीज हैं वो एनईएफटी से आते हैं। और जनरली यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, वेंडर पेमेंट्स के लिए एनईएफटी का यूज किया जाता है। इट्स अ बिट सिक्योर सिस्टम, इट्स एक्चुअली अ सिक्योर सिस्टम, क्योंकि इधर बैच प्रोसेसिंग में काम होता है और बहुत सी चीजें कंफर्म करने के बाद ही की जाती हैं, अनलाइक द यूपीआई या फिर आईएमपीएस, जहाँ पर इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है मनी का। बट या दैट्स व्हाई इट्स थोड़ा ज्यादा ये सिक्योर भी है, बट या ऑल द वे वो भी सिस्टम्स अब जाके सिक्योर हो रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग। बट दिस वाज द फर्स्ट इनिशियल मेथड्स, तो इसमें इसलिए टाइम लगता है मेथड के लिए। और एनईएफटी को, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कम्स अंडर नेट बैंकिंग। तो इसे आप डिजिटली भी कर सकते हो, इसे आप जाके बैंक के ब्रांच में भी कर सकते हो। तो यू डोंट नीड कि आपको कुछ एक ही तरीके से करना है, आप इसे कहीं से भी कर सकते हो, राइट। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये दिखाता है। दिस वाज द आर एनईएफटी वाला सिस्टम। अब हम सीखते हैं व्हाट इज आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो ये एनईएफटी की तरह ही है, इसको भी आप बैंक में जाकर कर सकते हो, 24/7 है। बस इसमें फर्क इतना है कि आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 2 लाख होना चाहिए। मतलब अगर आपको बड़े पेमेंट्स करने हैं, बहुत ज्यादा पेमेंट्स करने हैं, तो उस केस में आप आरटीजीएस यूज करोगे, राइट। और इसका एक और डिफरेंस फ्रॉम एनईएफटी ये है कि ये रियल टाइम है। रियल टाइम मतलब इसका पेमेंट इंस्टेंटली सेटल होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू है, उसको जल्दी ट्रांसफर करना है, तो उस केस में आप आरटीजीएस यूज करोगे। समझ रहे हो इसका यूज केस क्या है? जब आपके पास ट्रांजैक्शन का वैल्यू बड़ा है और आपको उन ट्रांजैक्शंस को जल्दी किसी को देना है, बेसिकली ट्रांजैक्शन करना है, तो उस केस में आप आरटीजीएस यूज करोगे, राइट। सो आरटीजीएस इज अ रियल टाइम सिस्टम, फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली इन रियल टाइम विदाउट एनी बैचिंग। इधर बैच कुछ नहीं होता, आपकी पेमेंट्स रियल टाइम में सेटल किए जाते हैं। ये 24/7 ऑपरेट करता है। मिनिमम अमाउंट इज 2 lakhs। इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कितने भी पैसे हो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। और बेसिकली जो आपके प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर जो आपके कॉर्पोरेट के लार्ज जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो, तो अगर आप देखोगे ना कभी कभी, इफ यू कंपेयर एक साल में यूपीआई में कितने ट्रांजैक्शंस हुए और यूपीआई के सारे ट्रांजैक्शंस का वैल्यू और आरटीजीएस के सारे ट्रांजैक्शंस का वैल्यू, आरटीजीएस के क्लोज भी नहीं है यूपीआई। ऑल्दो यूपीआई का वॉल्यूम इज वेरी हाई, बट द इशू इज कि यूपीआई में लिमिट ही 1 लाख का है। तो जो छोटी पेमेंट्स होते हैं उसके लिए हम बेसिकली यूपीआई यूज करते हैं, राइट। तो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो आरटीजीएस से कम्पीट कर ही नहीं सकता वैल्यू के हिसाब से। वैल्यू के टर्म्स में आरटीजीएस इज वे अहेड ऑफ यूपीआई। तो
तो क्योंकि ये कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस, आपके जो बड़े वेंडर पेमेंट्स हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज अ रियल टाइम सिस्टम, राइट? सो दिस इज आर आरटीजीएस। देन यू हैव आईएमपीएस। देखो, हमने अभी तक दो सिस्टम देखे थे, एनईएफटी, आरटीजीएस। एनईएफटी में यू हैड नो लिमिट बट देयर वाज टाइम रिक्वायर्ड। आरटीजीएस में देयर वाज नो लिमिट बट देयर वाज नो टाइम रिक्वायर्ड एज वेल। तो उसका टाइम का लिमिट भी नहीं था, पेमेंट जल्दी हो रहा था, बट देयर वाज ट्रांजैक्शन लिमिट कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए आपके पास। आईएमपीएस इज बेसिकली आरटीजीएस, बस उसमें मिनिमम 2 लाख की जगह मैक्सिमम 2 लाख का कैप है कि आईएमपीएस में आप मैक्स 2 लाख रुपए सेंड कर सकते हो। समझ रहे हो? ये भी 24/7 ही वर्क करता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये भी जल्दी वर्क करता है, 24/7 वर्क करता है, और ये इंस्टेंट पेमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें कोई बैच वैच कोई नहीं है। जस्ट द फैक्ट कि इसमें आपको ट्रांजैक्शन फी अलॉन्ग विद द जीएसटी पे करना होता है। दैट्स अनदर थिंग, जीएसटी इधर भी है। सो द थिंग इज दैट कि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा आईएमपीएस वाला, ये 24/7 वर्क करता है, रियल टाइम वर्क करता है। इसमें ट्रांजैक्शन फी और जीएसटी आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड टू लाइक गिव पीपल द रियल टाइम पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर छोटे ट्रांजैक्शंस, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये आपका आईएमपीएस हो गया, राइट? तो अगर आपको इमरजेंसी फंड ट्रांसफर करना है, पर्सन टू पर्सन अर्जेंट पेमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए आप आईएमपीएस यूज करते हो, राइट? लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो, अगर आपका ट्रांजैक्शन इज बिलो 1 लाख रुपीज, तो उस केस में आप आईएमपीएस नहीं करोगे, उस केस में यूपीआई ही करोगे, क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट है, यूपीआई में आपको चार्जेस देने नहीं पड़ते। तो या दैट्स अनदर थिंग। सो ये था बेसिकली आपका आईएमपीएस का सिस्टम। नाउ विल मूव ऑन टू यूपीआई का सिस्टम। इसके पहले आपका मोबाइल बैंकिंग का कुछ पार्ट है, थोड़ा वो कवर करता हूँ। बट यूपीआई इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आप देखोगे इधर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तो इट साउंड्स लाइक कि 10 मिनट में ही हो गया हमारा ये 3 पार्ट, बट क्योंकि एनईएफटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अगर आप एक बार समझ लोगे तो आरटीजीएस, आईएमपीएस, यू डोंट नीड इतना टाइम टू लर्न। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अब यूपीआई का सिस्टम है, उसके बारे में थोड़े अच्छे से बात करते हैं। तो देखो, मोबाइल बैंकिंग थोड़ा समझते हैं, इसके पहले ना हम आरटीजीएस का पेज देख लेते हैं। ये देखो, सो एनईएफटी, आरटीजीएस, देखो ये अच्छे से चार्ट में लिखा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेने, इसका पीडीएफ में मैं डाल दूंगा नीचे ड्राइव लिंक में, यू कैन हैव दैट उधर भी। एक बार ये देख लेना इन तीनों में डिफरेंस के हिसाब से, लेके चार्ट फॉर्म में दिया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो या तो इसका यूज केस वगैरह एंड ऑल दैट। आईएमपीएस एक की इनसाइट भी है इधर कि आईएमपीएस जनरेट्स operates on the NPCI's NFS backbone and is underlying infrastructure on which UPI is built. Yeah, every UPI transaction ultimately settles via IMPS rails, making it the most critical payment system for the Indian players. So the thing is that जब IMPS इंट्रोड्यूस किया गया था, वो लोगों को IMPS UPI के पहले आया है, राइट? वो लोगों को एक्सपीरियंस देना था कि रियल टाइम पेमेंट्स क्या होते हैं, भाई जल्दी पेमेंट कैसे होता है। जो आरटीजीएस में मिल रहा था, बट उसके लिए पेमेंट का लिमिट था कि भाई पहले आपको 2 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर आप 2 लाख, इधर मैक्स 2 लाख का पेमेंट कर सकते हो। तो छोटे ट्रांजेक्शन के लिए इसको आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? लेकिन इसमें एक है कि इसमें आपको पेमेंट लाइक क्या कहते हैं, इसमें आपको एक मिनट, आईएमपीएस, आई गेस आईएमपीएस का लिमिट इज 5 lakhs, आई गेस, आई डोंट नो। जब मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में, उधर 2 लाख था। आई डोंट नो, वी हैव टू कंफर्म दिस, नेट से कंफर्म कर लेना एक बार, 2 लाख या 5 लाख, बट इसका लिमिट, अपर लिमिट है। सो द थिंग इज दैट नाउ विद आईएमपीएस वी हैव, आईएमपीएस में जो ये ट्रांजैक्शन का रियल टाइम प्रोसेस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लोगों को ये दिखाना था कि वो कैसे वर्क करता है। जो आपका आईएमपीएस है वो एक अच्छा सिस्टम है, उसके ऊपर ही आपका यूपीआई बना है, क्योंकि यूपीआई में भी वही हो रहा है कहीं ना कहीं, बस यूपीआई आपसे चार्ज नहीं करता। तो वो सिस्टम हम समझते हैं। वेट, अब हम बात करने वाले हैं मोबाइल बैंकिंग की। देखो, मोबाइल बैंकिंग क्या है? इट्स अलाउड्स कस्टमर्स टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूजिंग एप्स प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो ये जो 3 ट्रांजैक्शन सिस्टम थे ना मेरे पास, वेट अ मिनट, तो ये जो 3 सिस्टम जो हमने पढ़े बेसिकली, एक था आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये तीनों नेट बैंकिंग के अंडर आते हैं। तो पहले क्या होता था, ये तीनों सिस्टम्स लैपटॉप पे चलते थे बस,
आपके पास मोबाइल फोन बेस्ड सिस्टम्स का कोई सीन ही नहीं था। तो देन कंपनी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स पे उन्होंने ये सारे सिस्टम्स को इंस्टॉल किया। अभी भी आईएमपीएस और नहीं, अभी भी आरटीजीएस और एनईएफटी वर्क्स ऑन नेट बैंकिंग वेबसाइट पे, बट मोबाइल बैंकिंग में यू कैन हैव दिस आईएमपीएस का ऑप्शन। तो ये कैसे वर्क करता है देखो, यू कैन हैव एनईएफटी एंड आरटीजीएस एज वेल, अभी सब इंटीग्रेट कर रहे हैं वो लोग मोबाइल ऐप पे। बट ये मोबाइल बैंकिंग में बेसिकली क्या है कि जो जिनके पास फोन्स अवेलेबल है तो उनको भी वो एक्सेस मिले, इसलिए मोबाइल बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग की जो शुरुआत है वो की गई थी। तो मोबाइल बैंकिंग क्या है, इट अलाउज कस्टमर्स टू डू देयर ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल। मोबाइल से अपने वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग। नाउ इसमें क्या है, अगर आपने किसी मोबाइल ऐप को यूज किया होगा, इट्स बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस, जो ट्रांजैक्शंस के पेमेंट्स के मेथड्स हैं, या फिर बिल पेमेंट्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो है आपके एक इंटरफेस के अंडर आ सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल बैंकिंग के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आपके एसबीआई का योनो ऐप है, जैसे आपके एसबीआई का योनो ऐप है, जैसे एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, जैसे आईसीआईसीआई का आई मोबाइल पे है, एक्सिस का मोबाइल ऐप है। तो ऐसे सारे जो मेन प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, इन्होंने अपने फोन ऐप्स शुरू किए। जैसे कैनरा का AI1 आता है ऐप। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये सारे आपके ट्रांजैक्शंस को, लाइक सारे आपके पेमेंट मेथड्स को मैनेज करते हैं। अगर आप उन पेमेंट्स को यूज कर सकते हैं, उनका एक्सेस आपको इजीली मोबाइल पे प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज योर मोबाइल बैंकिंग, राइट? और इस पे यूपीआई भी इंटीग्रेट हो चुका है। तो एक ऐप के अंदर आपको सारे पेमेंट मेथड्स यूज करने के लिए मिलते हैं, और ये सब डिजिटली प्रोटेक्टेड है यूजिंग पिन, ओटीपीज, एमपिन, जो भी आपको पता है, बायोमेट्रिक्स एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अनदर थिंग जो एक्चुअली हमारे इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा यूपीआई के बारे में बात करते हैं। इधर आई गेस एक्सप्लिसिट देयर इज नो साइट फॉर यूपीआईज, विल सी अबाउट यूपीआई देयर। हमारे पास इधर है यूपीआई का सीन। यस सर। सो या, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर। तो थोड़ा इधर हाउ यूपीआई वर्क्स का पार्ट लेके एक बार देख लो। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, was launched by NPCI in 2016. ये आरबीआई एनपीसीआई इट्स बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसे आरबीआई ओवरलुक करता है, इसके ऑपरेशंस को। ये हमारे यूपीआई को बेसिकली ऑपरेट कराता है। तो ये कैसे यूपीआई ऑपरेट करता है समझते हैं। देखो, एनपीसीआई यूजेस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपीए। लाइक जैसे हमको पता है आपका वीपीए रहता है, लाइक आपका जो फोन पे का यूपीआई आईडी जैसे हम कहते हैं, लाइक आपका नाम, फिर आपका फोन नंबर @OKHDFC बैंक, @OKICICI बैंक, ये तो जीपे के सारे हो गए। फिर फोन पे वो @IBL करके आता है, क्या कहते हैं, IBL @YBL करके आता है, काइंड ऑफ उस केस में समझ सकते हो, ऐसे आता है, राइट? तो ये जो सीन है ना, दिस इज योर वीपीए, दिस इज कॉल्ड वीपीए, दैट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये हर एक का यूनिक होता है। तो अब क्या है इसमें, कैसे ये वर्क करता है देखो। आपका जो वीपीए है, जो आपका यूपीआई आईडी है, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक ट्रांजैक्शन करना है, मान लो मेरे को मेरे फ्रेंड को पैसे भेजने हैं, तो उसका खुद का एक वीपीए होगा, मेरा एक वीपीए होगा। मैं क्या करूंगा, उसके वीपीए को एक्सेस करूंगा, मतलब उसके वीपीए को टाइप करूंगा, उसके वीपीए पे जाऊं के अमाउंट डालूंगा और पेमेंट कर दूंगा यूजिंग यूपीआई पिन। अब वो कैसे होता है, आपके इंटरफेसेस उस तरह दिखाते नहीं है। जैसे आप वीपीए को लिंक किया है विद द फोन नंबर, तो आप क्या करते हो, फोन नंबर डालते हो, फोन नंबर पे क्लिक करते हो, चैट ओपन होता है फोन पे पे, उस चैट में आप देखते हो, फिर आप अमाउंट टाइप करते हो तो उसका बैंकिंग नेम आता है। तो वो फोन नंबर इज कनेक्टेड विद द बैंक, विच कनेक्टेड विद द वीपीए। तो आपका जो वीपीए है उसके पास बैंक अकाउंट का एक्सेस है पूरा। आपका जो फोन नंबर है दैट इज कनेक्टेड टू वीपीए। अब उधर से जब आप अमाउंट टाइप करते हो, अमाउंट टाइप करने के बाद बेसिकली आप पे करते हो, फिर उसके बाद आपको यूपीआई पिन का फेस आता है, उधर आप भी अपना यूपीआई पिन डालते हो। पिन डालने के बाद आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाता है, पेमेंट कंप्लीट हो जाता है रियल टाइम। तो वो हुआ क्या, बेसिकली ये ट्रांजैक्शन हुआ वीपीए टू वीपीए, लेकिन वो इंटरनली बैंक से कनेक्टेड है, मतलब इंटरनली बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, तो वो अंदर से अंदर सेटलमेंट हो जाता है, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसने बेसिकली किया क्या है कि आपको किसी के डिटेल्स की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स की जरूरत वो इधर बिल्कुल नहीं है। इधर बस आपको उसका फोन नंबर पता होना चाहिए अभी इस केस में, क्योंकि आइदर यू नीड उसका क्यूआर या फिर उसका फोन नंबर।
अब फोन नंबर यूज कर रहे हो मतलब क्या पता है, लाइक फोन नंबर इज कनेक्टेड विद द वीपीए, तो आपको बस फोन नंबर डायल करना है, उसका वीपीए एक्सेस हो जाएगा, और उसके बाद आपको पेमेंट करना है तो उस वीपीए पे पेमेंट हो जाएगा। वीपीए इज कनेक्टेड विद द अकाउंट नंबर, दैट इज योर पूरा बैंक अकाउंट, उधर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे रियल टाइम, समझ रहे हो? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, यूपीआई ऐसा वर्क करता है। तो थिंग इज दैट